चलिए, तो आज कैपेसिटर में हम लोगों ने अभी तक कैपेसिटेंस से रिलेटेड चीज़ें देखी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है अगर उसके प्लेट्स के बीच में एयर हो। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें या कोई मेटल को इंसर्ट कर दें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें आगे आज हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे इन ए कैपेसिटर, तो हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि एक कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज या एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। तो कैपेसिटी हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो क्यू चार्ज देने पर उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि ये जो भी हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। ये एक तरह से उसका रिपीटेशन है, लेकिन हम फिर भी उसको रिपीट कर रहे हैं। आप उसको एक बार फिर से देखिए कि उसका डेरिवेशन क्या था। और दूसरी चीज़ कि इसमें एनर्जी के डेरिवेशन से हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और कुछ और टर्म को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे जो कि हम लोगों ने वहाँ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर में हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और D इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन है, A इसका प्लेट का एरिया है। इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर चार्ज माइनस Q। किसी इंस्टेंट पर यानी एट t इक्वल्स t, यानी इस इंस्टेंट पर इस कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो Q है, स्मॉल q। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके प्लेट्स के बीच वो V है। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर is Q and the potential difference between its plates is V। ये किसी खास इंस्टेंट पर एट एनी टाइम t पर ये बात हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, याद कीजिए कंडक्टर की एनर्जी निकालते समय हम लोगों ने क्या किया था कि कंडक्टर पर एक इंस्टेंट पर चार्ज Q था। अब हम उस कंडक्टर पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज़ करते हैं या देते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे कि इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है इस चार्ज को DQ अमाउंट से बढ़ाने में जो एक्सटर्नल एजेंट है, जैसे अगर सेल इसको चार्ज कर रहा है तो सेल एक्सटर्नल एजेंट हुआ, तो वो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करें। यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in giving an additional small amount of charge dq is dw equals v into dq। v इंटू डी क्यू वर्क डन होता है, ये हम लोग जानते हैं। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जैसे ये जो कैपेसिटर था
इसे चार्ज करने के लिए हम एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ते हैं और वो एक्सटर्नल सोर्स हमारा सेल है, बैटरी। ये क्या करता है, इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो चार्ज ये कंटिन्यूअसली इस कैपेसिटर को भेज रहा है। ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैपेसिटर का ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये निगेटिवली चार्ज होता है। ये देखिए निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये सिचुएशन है एट एनी टाइम t। अभी इस चार्ज को और इंक्रीज करना है। ये जो सेल कंटिन्यूअसली इस पर चार्ज भेज रहा है, तो पहले तो हम लोग ये समझें कि इस सेल को चार्ज भेजने में आखिर वर्क क्यों करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसको आप एक सिंपल वे में इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये सेल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq को इस प्लेट पर प्लेस करना चाहेगा, तो इस प्लेट पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस dq के आने का विरोध करेगा और इस विरोध के कारण इस सेल को पुश करके इस चार्ज को इसके ऊपर डालना पड़ेगा। दिस इज़ वाई द सेल हैज़ टू वर्क, या जो भी एक्सटर्नल एजेंट है उसे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वही वर्क जो है उस कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। इसको ठीक इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक एनालॉजी, कि जैसे एक स्प्रिंग और मास सिस्टम होता है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो जब आप ब्लॉक को पुश करते हैं तो ब्लॉक के पुश करने से स्प्रिंग कंप्रेस होती है और स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट एक्चुअल में स्प्रिंग उस कंप्रेशन का विरोध कर रही है, लेकिन आप उस विरोध के बावजूद इस ब्लॉक को प्रेस कर रहे हैं, यानी कंप्रेस कर रहे हैं फर्दर उस स्प्रिंग को। दिस इज़ वाई यू हैव टू डू वर्क। अगर स्प्रिंग का कोई विरोध नहीं होता तो फिर आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क हमें तभी करना पड़ता है जब कहीं से विरोध हो। तो स्प्रिंग का फोर्स चूँकि उस फर्दर कंप्रेशन का विरोध करता है, सो यू हैव टू डू सम वर्क, और आपके द्वारा किया गया वर्क ही उस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक इसी तरह से इसको हम लोग एक मतलब छोटे वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटर फर्दर इस dq चार्ज के आने का विरोध कर रहा है, इसलिए इस dq चार्ज को हमें कंपेल करना होगा इस पर जाने के लिए, यानी हमें वर्क करना पड़ेगा कि इस dq चार्ज को हम फर्दर इस पर प्लेस कर पाएँ। और वो वर्क जो है वो हम जानते हैं कि पोटेंशियल इंटू dq के बराबर होता है, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ वर्क डन। तो ये एक छोटे से अमाउंट को प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें पता चल गया। अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपेसिटर को हम जितने भी चार्ज से चार्ज कर रहे हैं, तो उस चार्ज करने में टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा ये हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन in giving a charge कैपिटल Q ऑन द कैपेसिटर। मान लीजिए कि हम कैपिटल Q चार्ज देना चाहते हैं उस कैपेसिटर पर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw और ये हो गया v dq। इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के q तक। लेकिन अब यहाँ देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, v भी वेरिएबल है, dq भी वेरिएबल है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, सिंस q इक्वल्स cv देयरफॉर v इक्वल्स वी कैन राइट q बाई c। तो अब हम लोग वर्क को लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह हमने लिख दिया q बाई c dq फ्रॉम 0 टू q। अब c कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर दें, इसको आराम से इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू q, और ये हो गया हाफ q स्क्वायर बाई c। ये वर्क डन हो गया इस कैपेसिटर को Q चार्ज से चार्ज करने में।
यानी एक कैपेसिटर पर अगर हम लोग कैपिटल Q चार्ज देना चाहें तो उसके लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क जो है कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो एक तरह से ये हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को ही कैलकुलेट किया है। देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U equals W equals half Q square by C. Therefore, U equals half Q square by C. अब Q equals CV अगर आप पुट कर देंगे तो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से C इंटू V, एक V इधर लाके CV की जगह Q रख दें तो हाफ Q इंटू V हो जाएगा। मतलब ये सारे डिफरेंट फॉर्म हो गए, जो भी कन्वीनियंट हो आपके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? जैसे एक कैपेसिटर है तो एनर्जी तो स्टोर हो गई, तो मन में ये बात आती है कि आखिर वो एनर्जी है कहाँ पर उस कैपेसिटर में, कहाँ पर जाकर के वो एनर्जी स्टोर हुई। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये इस जोन में एनर्जी स्टोर होती है। दोनों प्लेट के बीच जो स्पेस है वहीं पर ये एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि वहीं पर फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो अबव एनर्जी is stored in the capacitor in the space between the plates of the capacitor. यानी ये एनर्जी जो स्टोर होगी ये दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसमें स्टोर होगी। ये हमारा कैपेसिटर है, ये डी सेपरेशन है, ये प्लेट का एरिया ए है। तो ये जो स्पेस है इसी में वो एनर्जी स्टोर होगी। इस स्पेस की आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इसको हम लोग स्मॉल v कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू सेपरेशन, दिस विल गिव द वॉल्यूम। अब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इसी वॉल्यूम में स्पेस स्टोर्ड है। तो एनर्जी जो स्टोर हुई उसमें अगर हम इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या टर्म मिलेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे ही हम लोग कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो चलिए हम लोग एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor per unit volume of the space between the plates. यानी प्लेट के बीच में जो भी हमारा स्पेस है उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी
इसको हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा कैपिटल U, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये हो गया हाफ CV² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज़ A/D। तो ये हो गया CV² बाई 2AD। अब देखिए C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ε0A बाई D। यहाँ हो गया V² और यहाँ जो AD था उसको हम लोगों ने रख दिया, तो ये एरिया कैंसिल हो गया। ये हाफ ε0 V बाई D होल स्क्वायर, ठीक है। और V बाई D क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें मिल गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, इस फार्मूला में एक ख़ास बात है, और ख़ास बात ये है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी का हम लोगों ने फार्मूला कैलकुलेट किया, इस फार्मूला में ये देखिए कि ये फार्मूला इंडिपेंडेंट है of the geometry of the capacitor। यानी ज्योमेट्री जो कैपेसिटर का है, चाहे उसका एरिया हो, एरिया ऑफ द प्लेट्स, या प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, वो ज्योमेट्री कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ। यानी एक तरह से हम लोगों ने इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव जरूर किया है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कोई टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। टर्म जो मौजूद है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मीडियम से रिलेटेड टर्म। यानी जो ये एनर्जी डेंसिटी है ये दो ही बातों पर निर्भर करती है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पर और दूसरा मीडियम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इस फॉर्मूला को हम लोगों ने एक ख़ास कंडीशन में डिराइव किया है, और वो ख़ास कंडीशन है कि इसे हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव किया है, लेकिन इस फॉर्मूला का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट हो जाना ये इंडिकेट करता है कि ये एक जनरल फार्मूला है। यानी आप इसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी व्हाट एवर बी द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ए जनरल फार्मूला, दो इट इज़ डिराइव्ड फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन ये एक जनरल फार्मूला है और इसे आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट एवर बी द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग देखें कैपेसिटर में, जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, ये मान लीजिए इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर माइनस Q। तो आप जानते हैं कि दो चार्ज अगर ऑपोजिट साइन के हों तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यहाँ भी आप देखिए कि जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं उन पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यानी ये प्लेट इस प्लेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये भी प्लेट इस प्लेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ दिस फोर्स, यानी इस फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यानी फोर्स बिटवीन
the plates of a parallel plate capacitor. क्या करें? तो मतलब स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए? हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि फोर्स के लिए जो कुलम्स लॉ है 1/4πε0 Q1 Q2/r² अप्लाई करके फोर्स कैलकुलेट कर ले, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लेट पर चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अभी आपने देखा कि हम लोग जहाँ जहाँ चाहे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें या कुछ भी करें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होता था, ठीक है। यानी एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग जान रहे थे, दूसरे प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग जान रहे थे। और हम लोगों ने ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो हमारे पास एक रास्ता ये भी है फोर्स को कैलकुलेट करने का, और हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। अब इस रास्ते से कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखिए। अब जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और हम जानते हैं कि इसके कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और वो था E+ और वो था σ/2ε0, ठीक है। यानी इसके सामने का कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं इस प्लेट पर, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि ये फील्ड जो था ये यूनिफॉर्म था क्योंकि R से इंडिपेंडेंट है। तो हम किसी भी पॉइंट पर ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, इस जगह ले उस पॉइंट को, तो हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज -Q है वो एक एक्सटर्नल फील्ड में मौजूद है। किसके फील्ड में मौजूद है? +Q चार्ज के फील्ड में, ठीक है। ये जो आप फील्ड देख रहे हैं इस +Q का, ये फील्ड है, इसको आप E+ कह लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक, और इस फील्ड में ये हमारा जो चार्ज है ये मौजूद है। अब देखिए कि सिचुएशन ये हो गया, एक एक्सटर्नल फील्ड में जब एक चार्ज मौजूद हो तो उस पर फोर्स की वैल्यू चार्ज इनटू फील्ड के बराबर होती है। तो जब हमें ये फील्ड मिल गया, ये चार्ज भी हमें पता है, तो चार्ज और फील्ड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्लेट पर हमें फोर्स मिल जाएगा। और आप देखिए कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो फील्ड का डायरेक्शन होता है अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, और फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होगा अगर ये चार्ज नेगेटिव है। तो देखिए कि हमारा फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, और चार्ज हमारा क्या है, निगेटिव। यानी इस प्लेट पर जो फोर्स काम करेगा वो फील्ड के ऑपोजिट होगा, दिस इज़ वाई, ठीक है। यानी जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट होगा। ठीक इसी तरह का काम हम लोग इस पॉजिटिव प्लेट के लिए भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट इस निगेटिव प्लेट के फील्ड में मौजूद है, तो इसका फील्ड फिर वही होगा σ/2ε0, ठीक है। और उसमें इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाएंगे कि फिर फोर्स की वैल्यू सेम ही आएगी हमें, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लें। फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट at the site of the negative plate is E+, and this is σ/2ε0, that is Q/2ε0 A, ठीक है। Now the negative plate of the capacitor
present in this field. Therefore, force on the negative plate इसको F माइनस कह लीजिए, इसको F प्लस कह देते हैं, F माइनस। तो ये हो गया Q इंटू ई प्लस, तो ये क्या हो गया Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। सिमिलरली we can show that the force on the positive plate of the capacitor due to the negative plate is F minus Q into E minus, it is again Q square by 2 epsilon naught towards the negative plate. That is, the two plates of a parallel plate capacitor attract each other with a force F equals Q square by 2 epsilon naught A. This is the expression for the force acting between the plates of a parallel plate capacitor. यानी कैपेसिटर के दो प्लेट्स जो हैं वो इसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आज की बात हो गई, यानी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई उसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया। जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसके लिए भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स होंगे वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, इसका भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कैपेसिटर के डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, जैसे एक कैपेसिटर में कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। एक तो चार्ज कि कैपेसिटर पर आपने चार्ज कितना दिया है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी, ये सब क्वांटिटीज़ हैं एक कैपेसिटर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे कि एक कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर में हम कुछ चेंजेस लाएंगे। वो चेंजेस ये हो सकता है कि हम उसकी ज्योमेट्री में कोई बदलाव लाएं, या फिर हम उनके प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें। मतलब किसी भी वे में हम उसके कंस्ट्रक्शन में एक परिवर्तन लाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि इस परिवर्तन के कारण जो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह से बदलेंगी, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड कैसे बदल जाएगी, एनर्जी डेंसिटी कैसे बदल जाएगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कैसे बदल जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।